Hello, welcome all of you in one more class of audit. It's too hot. सर पर दाने थे, so I get it shaved off. आइए सर, काम की तरफ बढ़ जाएं तुरंत बिना समय गंवाएं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना केवल आने वाले एग्जाम्स के लिए पर दूसरे एंगल से भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा दूंगा, अकाउंट्स पेबल आप अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म करेंगे। ठीक, सो इस वीडियो के बाद 2 बार सुन लीजिए, वीडियो को 3 बार सुन लीजिए, अकाउंट रिसीवेबल पर अपने नोट्स डेवलप कर लीजिए एंड वंस इट इज क्लियर कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गया, नाउ प्रोसीड टूवर्ड्स अकाउंट्स पेबल्स। ठीक है सर, तो बिना समय गंवाए मैं शुरू कर देता हूं अकाउंट्स रिसीवेबल। और सबसे पहली बात क्या करने वाला हूं? एग्जिस्टेंस की। डेटर्स एग्जिस्ट करें तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता करना है कि डेटर्स अकाउंट्स रिसीवेबल जेन्युइन हैं, एग्जिस्ट करते हैं, फोर्ज्ड अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्डेड नहीं हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे एसेट्स हो या इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस की बात थी तो वहां पर करते थे फिजिकल वेरिफिकेशन, PIC, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट या फिजिकल वेरिफिकेशन। यहां पर क्या करेंगे? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऐसे मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं, सो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है तो व्हाट प्रोसीजर आई नीड टू अप्लाई? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। पर अगर हम अपने मॉड्यूल को देखें तो उसमें इस DCP डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के अलावा भी कुछ और बातें बताई गई हैं एग्जिस्टेंस को लेकर। वो शायद बातें एग्जिस्टेंस को लेकर ना हो पर हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, हाँ, एक्सेप्ट वन पॉइंट विच इज रेलिवेंट फॉर एग्जिस्टेंस। तो आइए वन बाय वन डिस्कशन शुरू करें, ध्यान से मेरी बातों को सुने। कहते हैं पहली चीज, एंश्योर देयर इज or there are proper controls to ensure invoice cannot be recorded more than once यानी a single invoice shall not be recorded twice, otherwise प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी एक्यूरेसी को लेकर कि जो डेटर्स हैं वो एक्यूरेटली रिकॉर्डेड नहीं है। तो एंश्योर देयर आर प्रॉपर कंट्रोल्स टू एंश्योर अ सिंगल इनवॉइस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड ट्वाइस और मोर देन वंस, एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस are automatically recorded in general ledger from original invoices. Now this point is normal. हमारे यहाँ डबल एंट्री सिस्टम है, जनरल लेजर जहां पर सारे बैलेंसेस की समरी होती है, आप ऐसे कह लें सारी ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं। डेटर्स का भी बैलेंस होगा, सेल का भी होगा, परचेज का भी होगा, सबके बैलेंसेस होते हैं। सो अगर मैं एक सिंगल एक एंट्री पास करूं, सेल किया गया है किसी डेटर ए को 1 लाख का, तो आप एंट्री पास करोगे डेटर्स ए अकाउंट डेबिट, 1 लाख की सेल हुई है मान लें, टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट भी जनरल लेजर में खुला है, डेटर्स अकाउंट भी खुला हुआ है। यानी ये पॉइंट क्या रहा है? जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली
जो डेटर्स बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा जनरल लेजर में। तो पहले पॉइंट में ही 2 पॉइंट। पहला, देयर आर प्रॉपर कंट्रोल्स टू एंश्योर invoice cannot be recorded more than once and account receivable balances are automatically recorded in general ledger from original invoice। आइए सर अगली बात करें। नेक्स्ट इज, कहते हैं ऑब्टेन पीरियड एंडेड aging report of accounts receivable। एज वाइज रिपोर्ट ले लीजिए। एज वाइज मतलब जो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंसेस हैं उनका क्लासिफिकेशन एज वाइज हो। कौन सा बैलेंस नॉट करेंटली ड्यू है, बैलेंस जो 30 दिन से ड्यू है, बैलेंस जो 30 दिन से ज्यादा हो गया अप टू 60 डेज, वो बैलेंसेस डेटर्स बैलेंसेस जो पिछले 60 दिन से लेके 180 दिन हो गए अप टू 180 डेज उनका पेमेंट नहीं हुआ, वो बैलेंसेस जिनको अब 365 दिन हो गए पेमेंट नहीं हुआ, वो बैलेंसेस जो मोर देन 365 डेज ओल्ड हैं उनका पेमेंट नहीं होगा। सर ये एजिंग रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन अगर एज वाइज डेटर्स शेड्यूल मिल जाए तो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कौन से बैलेंसेस है जो बहुत ओल्ड हैं, एंड देन वी कैन इवेलुएट कि उनके रियलाइज होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, उनको डाउटफुल तो नहीं मान लेना चाहिए। खैर ये बातें मैं थोड़ी देर बात करूंगा जब मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा। अभी तो यहां पर कहते हैं एजिंग रिपोर्ट ले लीजिए, बैलेंसेस विच आर नॉट करेंटली ड्यू, जिनको अभी भुगतान का अवधि नहीं हुई है, वो डेटर बैलेंसेस जो 30 दिन पुराने हैं, 30 अप टू 60 डेज पुराने हैं, अप टू 180 डेज पुराने हैं। तो ये अगर हमको एक शेड्यूल मिल जाए तो फिर करना क्या है, कहते हैं एंड अग्री द बैलेंस एज पर रिपोर्ट with general ledger, with the balance shown in general ledger। ये पॉइंट इसलिए कैरी आउट हुआ है ताकि मेक श्योर कर सकें कि ये जो हमको रिपोर्ट बना के दी गई है, एजिंग रिपोर्ट ऑन अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज एक्यूरेट, राइट। चलिए नेक्स्ट कहते हैं और क्या कर लें, कहते हैं इफ देयर इज लार्ज बैलेंस विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, कोई लार्ज बैलेंस है, डेटर्स का बहुत ह्यूज बैलेंस है और बहुत समय से 300 दिन 300 से ज्यादा दिन से वो आउटस्टैंडिंग है, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, असर्टेन द रीजन एंड जस्टिफिकेशन। रीजन पता करिए ऐसा क्यों पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है। नो नेक्स्ट इज सी दैट realization from customers are recorded invoice wise। मैंने आपको सेल 1 करी 50,000 की, फिर मैंने आपको सेल 2 करी 75,000 की, आप मेरे डेटर हो, आपने मुझे 1 लाख का पेमेंट किया, ठीक, तो 50,000 तो मैं इनवॉइस 1 के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा और रिमेनिंग 50,000 इनवॉइस 2 के अगेंस्ट में। तो एंश्योर रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर्स आर रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इनवॉइस वाइज रियलाइजेशंस रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, then ensure money received from customer is adjusted
chronologically invoice wise on FIFO basis। ठीक बात है। तो अगर जहां पर रिकॉर्डिंग इज नॉट इनवॉइस वाइज, तो जब डेटर्स ये एजिंग शेड्यूल बनाया गया हो, जब एजिंग शेड्यूल बनाया गया हो, तो जो पहले मनी रिसीव हुई वो फर्स्ट इनवॉइस के अगेंस्ट एडजस्ट हो, बची हुई सेकेंड इनवॉइस बाद में रिसीव हुई कोई मनी तो थर्ड इनवॉइस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो, एंड सो ऑन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, जो पहली इनवॉइस है वो पहले एडजस्ट होगी, बाद वाली उसके बाद, एंड सो ऑन। और इसी आधार पर एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की गई हो। ठीक है सर। सो दीज आर 4 पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। लेट्स टेक अप डीसीपी, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। सो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस ही किया कि अगर एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना है, एग्जिस्टेंस को स्टेब्लिश करना है, देन वी हैव टू अप्लाई डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। और पूरी डिस्कशन के दौरान मैं इसको डीसीपी बोलूंगा, पर आप एग्जाम में कृपया करके पूरा लिखिएगा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, डीसीपी लिख के मत आइएगा, नहीं तो नंबर भी जितना शॉर्ट करोगे उतने ही नंबर शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक। सो आइए डीसीपी की बात करें। सर ऑलवेज रिमेंबर, डीसीपी इज सिग्निफिकेंट ऑडिट एक्टिविटी टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद कस्टमर and obtain balance confirmation at the end of audit period, right? So this is very important activity where the auditor can directly contact with the customer. DCP shall be obtained for all significant account balances and certain random customers having small balances. This DCP shall be obtained on sample basis. In the sample, all significant debtor balances, all significant debtors shall be included. Where balance is material, where balance is large, those should be included in the sample, as well as few customers may be selected randomly having small balances. ठीक। This DCP shall be employed, shall be applied only with the consent of मैनेजमेंट। बिना मैनेजमेंट की कंसेंट के इस डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, इफ इन सर्टेन केसेस मैनेजमेंट रिक्वायर और रिक्वेस्ट auditor not to obtain confirmation from certain debtors। मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर से कि साहब ये 2 कस्टमर हैं या 3 डेटर्स हैं, इनसे आप कंफर्मेशन ना लें। ऑडिटर मस्ट एंश्योर there must be valid ground for that। ठीक। there must be valid ground and where it is appropriate necessary। अगर मन में डाउट आ जाए कि कोई गलत वजह हैं, then auditor should consider, reconsider, review the nature, timing and extent of audit procedure। अगर आपको लगता है
कि मना किया गया है डेटर से कंफर्मेशन लेने के लिए, कारण सही नहीं है, तो आप और जो अदर एरियाज ऑफ ऑडिट हैं वहां पर भी अपने ऑडिट के टाइमिंग, नेचर और एक्सटेंट को रिवाइज कर लीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए। दिस कंफर्मेशन DCP कैन बी ऑब्टेन्ड ईदर ऑन बैलेंस शीट डेट or any date near to balance sheet date with the discussion with the management। एक बार मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लीजिए। कंफर्मेशन बैलेंस का आप या तो 31 मार्च को ले लीजिए या आजू बाजू की उसके डेट हैं उन पर भी ये कंफर्मेशन लिया जा सकता है। फर्दर दिस DCP कैन बी ऑब्टेन इन 2 different forms। In one form, balance is mentioned in the confirmation। तो एक दो तरीके हो गए कंफर्मेशन लेने के। In one form, the balance is mentioned, stated in the confirmation, and debtor, customer is requested to respond whether or not he agrees with the balance। तो लिख कर बता दिया बैलेंस, और उससे हम कह रहे हैं कि कृपया आप बताएं मेरे बताए बैलेंस से आप संतुष्ट हैं, अग्री करते हैं या नहीं। दूसरा, इन सेकेंड फॉर्म बैलेंस इज नॉट मेंशन्ड। बैलेंस कंफर्मेशन मांग रहे हैं पर बैलेंस मेरी बुक्स में क्या है that is not mentioned। So in second form, balance is not mentioned on confirmation and debtor is requested to respond with the balance as per his own books। तो कंफर्मेशन मांग रहे हैं पर बैलेंस हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कस्टमर से कह रहे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड विद द बैलेंस एज पर योर own records, as per your own books of accounts, right? One very important precaution is that method of selection of debtors for confirmation or list of debtors which is prepared to obtain confirmation। तो साहब एक लिस्ट बन गई है डेटर्स की कंफर्मेशन लेने के लिए। That should not be revealed, should not be disclosed, should not be given to the entity unless until trial balance is handed over to auditor। जब तक ट्रायल बैलेंस आपके पास पहुंच ना जाए, सारे बैलेंसेस आपके पास लॉक ना हो जाए, अदरवाइज अगर ट्रायल बैलेंस आपको नहीं मिला और आपने लिस्ट ऑफ डेटर्स दे दी कि ये डेटर्स हैं जिनसे कंफर्मेशन लेना है, तो फिर शायद आपका प्रोसीजर, आप जो कंफर्मेशन जिस पर्पस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो पर्पस शायद अचीव ना हो। क्योंकि अगर फिर एंटिटी चाहे तो उन डेटर्स के बैलेंसेस को एडजस्ट कर सकती होगी। तो बेहतर यह है कि जब तक ट्रायल बैलेंस ना मिल जाए, ये लिस्ट ऑफ डेटर या मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटर शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, रिवील्ड टू द एंटिटी। चलिए सर, इतनी सारी बातें हो गई, धीरे धीरे लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे सर? अब सर डेटर्स चूज हो चुके हैं, तो लिस्ट ऑफ डेटर्स दे दीजिए, ट्रायल बैलेंस मिल गया। नाउ अ लिस्ट ऑफ डेटर्स या लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल shall be handed over to entity to prepare request। अब लिस्ट आप दे दीजिए एंटिटी को कि वो रिक्वेस्ट प्रिपेयर करे फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन। देखिए ये सारा काम आप किससे करवा रहे हैं?
किससे करवा रहे हैं? एंटिटी से करवा रहे हैं। रिक्वेस्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है? एंटिटी कर रहा है। और सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला ऐसे याद करिए, जहां पर भी मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, दिस प्रोसेस कैन बी स्मूथली अप्लाइड, अदरवाइज इट इज वेरी टफ प्रोसेस। इसीलिए कहा गया कि इस प्रोसीजर को लगाइए तो मेक श्योर कर लीजिए क्या ये मैनेजमेंट की कंसेंट से ही अप्लाई किया जाए। सो गिव द लिस्ट ऑफ डेटर सो दैट दिस रिक्वेस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड इंश्योर इट इज प्रॉपरली एड्रेस्ड and auditor shall maintain strict control over dispatch and also ensure that undelivered requests have been returned back to auditor, not to client. अगर कोई कंफर्मेशन अनडिलीवर्ड रह जाए तो वापस किसके पास आएगी? ऑडिटर के पास आएगी, क्लाइंट के पास नहीं आएगी। अब सर कंफर्मेशन आने शुरू हो गए, दो परिस्थितियां हैं, कंफर्मेशन आएंगे या तो कोई डेटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो अगर डेटर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं अगली बार, इफ डिस्क्रिपेंसीज are revealed by confirmation। जो कंफर्मेशन आ रही है उनमें कुछ इरेगुलरिटीज, कुछ कमियां, खामियां, गलतियां मिल रही हैं, बैलेंस टैली नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रिपेंसीज हैव बीन रिवील्ड which that may have bearing on other accounts not included in original sample। तो सर यह भी संभव है कि जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो उन अकाउंट से रिलेटेड हो, जैसा मैंने अभी आपसे कहा सारे डेटर से कंफर्मेशन नहीं मांगा गया है, जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंसेस हैं उनको लिया गया और रैंडमली स्मॉल बैलेंसेस पिकअप कर लिए, एक सैंपल ड्रॉ किया गया। तो डिस्क्रिपेंसीज जनरली रिलेट टू दोज बैलेंसेस इंक्लूडेड इन द सैंपल। जाहिर सी बात है, पर यह भी हो सकता है कि वो डिस्क्रिपेंसी उन अकाउंट से जुड़ी हो जो सैंपल में कंफर्मेशन के लिए शामिल ही नहीं किए गए थे। ऐसा तब हो सकता है जहां कई सारी रिलेटेड पार्टी हैं, आपस में उनके साथ लेन देन हो रहा हो। तो अगर एक में गड़बड़ी पाई गई तो संभव है किसी और में भी गलती पाई जाए जो सैंपल में शामिल नहीं थी। तो सर जो डिस्क्रिपेंसी मिली वो सैंपल में चूज किए हुए अकाउंट से जुड़ी हो सकती हैं और दैट में हैव बेयरिंग ऑन अदर अकाउंट्स नॉट इंक्लूडेड इन सैंपल। देन इन सच अ केस आस्क द कंपनी टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल डिस्क्रिपेंसी। कंपनी से कहिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा फर्क क्यों आ रहा है, इस पर आप जरा क्या करें, इन्वेस्टिगेट करिए और इस जो प्रॉब्लम्स हैं, इरेगुलरिटीज हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनको जरा रिजॉल्व कराइए। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, हो सकता है कंफर्मेशन ना मिले, वेयर नो रिप्लाईज received, then auditor shall perform alternate audit procedure which include रिप्लाई ही नहीं मिली
और आप किसी के गले पर हाथ रखकर गला दबा कर तो आप कंफर्मेशन ले नहीं सकते हो। तो कंफर्मेशन मिला नहीं तो फिर क्या करोगे सर? कहते हैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करिए, यानी ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर के नाम पर क्या करना है? कहते हैं अग्री द बैलेंस विद कैश रिसीव्ड subsequently. Now this is very important. Consider it कि this is very very important. ये क्या कहा जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है? सपोज करिए एज ऑन 31 मार्च से मैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का ऑडिट कर रहा हूं और 31 मार्च 2020 एज ऑन 31 मार्च 2020 मिस्टर ए हैं, ई हैं, जी हैं, जिनसे बैलेंस कंफर्मेशन नहीं आया। हमारी बुक्स में ए का बैलेंस है 1,50,000, ई का बैलेंस है 60,000 और जी का बैलेंस है 90,000। ठीक, एज ऑन 31 मार्च 2020। तो पीरियड ऑफ ऑडिट इज दिस, राइट? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। 31 मार्च के ये बैलेंसेज हैं सर। 31 मार्च के बाद यानी अगला साल आ गया, जो ए से पेमेंट आएगा वो 1,50,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ई से 60,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी से 90,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद के जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उनको एग्जामिन करना पड़ेगा। तो देखिए, तो जो बैलेंसेस हैं, अग्री करो बैलेंस विद द कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। डिसप्रपोर्शनेट अगर आपको मिलने लगे, 1,50,000 इनका ड्यू था ए का, इसने पेमेंट किया 5 लाख। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए कि शायद डेटर्स करेक्ट रिकॉर्डेड नहीं है। जी का है 90,000 पर इन्होंने 3 लाख का पेमेंट किया, यानी 2,10,000 ज्यादा पेमेंट कर दिया। कोई तो वजह होगी, राइट? और करना है, और क्या करना है? कहते हैं प्रिपेयर डिटेल्ड एनालिसिस of balance and ensure it consists of identifiable transactions and also verify or examine or also ensure that such revenue transactions have occurred। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, इन्वेंट्री हो, डेटर्स हो। इन्वेंट्री के केस मैंने आपसे कहा था सेल परचेज अगर सही होगी तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी सही होगा सर, इजंट इट? अगर सेल एक्यूरेट है, सेल एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है, तो डेटर्स कहां गलत होने वाले हैं सर? दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, कहते हैं जो बैलेंस, जहां कहीं भी डेटर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो उसका बैलेंस है, सपोज करो 1 लाख का बैलेंस है, किसी डेटर का 1 लाख का बैलेंस है, ठीक? तो पता करिए इस बैलेंस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन शामिल है। अब सपोज करिए साल भर के दौरान इनवॉइस 1 दी गई, इनवॉइस 2 रेस की गई, यानी एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ, इनवॉइस 3 के थ्रू कुछ सेल हुई, इनवॉइस 4 के बीच, इनवॉइस 4 के थ्रू कुछ सेल हुई, इनवॉइस 5 के थ्रू कुछ सेल हुई। अब 1 लाख का सपोज करिए सारे ट्रांजैक्शन लाखों रुपए के हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूं, बट यू शुड अंडरस्टैंड। हो सकता है ये जो लास्ट इनवॉइस 4 हो ये से 75,000 की हो और इनवॉइस 5 इज ऑफ 50,000। ठीक, जैसा पहले ही डिस्कस हुआ
कि जो भी रियलाइजेशन है दैट शुड बी एडजस्टेड क्रोनोलॉजिकली इनवॉइस वाइज ऑन फीफो बेसिस। 1,00,000 का बैलेंस बच रहा है, यानी इनवॉइस 1 का पेमेंट आ गया, इनवॉइस 2 का पेमेंट आ गया, इनवॉइस 3 का पेमेंट आ गया, इनवॉइस 4 में 25,000 का पेमेंट आ गया, इनवॉइस 4 का 50,000 का पेमेंट और इनवॉइस 5 का 50,000 का पेमेंट इस बैलेंस में शामिल है, राइट? यानी ये दो इनवॉइस हो गई जिनसे मिलकर ये बैलेंस बना है। तो हमें यही इंश्योर करना है दिस बैलेंस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइबल ट्रांजैक्शन। अब सर देखिए ऑडिट करना और आसान हो गया। अब इन दो रेवेन्यू सेल ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी को जाकर वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये दो ट्रांजैक्शन जेन्युइनली हुए हैं तो यकीन मान लीजिए बैलेंस सही होगा। ठीक है सर, आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, कहते हैं इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी अकाउंट्स रिसीवेबल, जहां पर रिलेटेड पार्टी अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, कहते हैं रिव्यू देयर रिकवरेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, वो रिकवर होंगे भी कि नहीं, और सर एंश्योर ट्रांजैक्शंस आर ड्यूली ऑथराइज्ड। जितने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ड्यूली ऑथराइज्ड है, एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ। ठीक है। Now last very important point I will take up, which I like the most. कहीं पर किसी डेटर को लेकर आपको लगता है वो जो बैलेंस है डेटर का वो रीजनेबल नहीं है, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आधार पर आप कहते हैं मुझे इस पर्टिकुलर डेटर का बैलेंस रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो क्या करोगे? जहां पर रीजनेबलनेस की प्रॉब्लम है, जहां हमें रीजनेबलनेस देखना है, वेदर बैलेंस इज रीजनेबल, तो वहां पर कौन सा प्रोसीजर लगाएंगे सर? एनालिटिकल प्रोसीजर, इजंट इट? सो द ऑडिटर shall perform analytical procedure to ascertain reasonableness of balance. That is, क्या करना है? कहते हैं रिव्यू ट्रेंड लाइन ऑफ सेल्स and accounts receivable to identify unusual trend. सपोज करिए मिस्टर एक्स हैं, इनका बैलेंस है से 50,000, राइट? आपको लगता है ये बैलेंस जेन्युइन नहीं है, ठीक? तो करंट ईयर का बैलेंस है, दिस इज करंट ईयर, ठीक? से पता करिए करंट ईयर में इनको सेल कितनी की गई। करंट ईयर में सेल की गई 5 लाख, ठीक? तो अगर आप रिव्यू करें कि डेटर इज what percentage of sales, the debtor is what percentage of sales, आप कहोगे 10%। जितना सेल हो रहा है मिस्टर एक्स को पूरे साल के दौरान, उस सेल का 10% बैलेंस खड़ा रहता है एज डेटर। आप पास्ट ईयर में जाइए और इसी ट्रेंड लाइन को रिव्यू करिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ डेटर टू सेल, राइट? कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहता है, और अगर करंट ईयर में कोई अनयूजुअल ट्रेंड हो तो फिर उसको उसके मुताबिक
फिर अपने प्रोसीजर को आगे बढ़ाइए। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो पहले एग्जिस्टेंस को रिव्यू करिए, देन आई विल टेक अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन। प्लीज डू इट। ठीक सर, आइए सर मैनेजमेंट के अगले दावे की बात करें। मैनेजमेंट कह रहा है सारे डेटर्स कंप्लीट हैं, यानी कोई डेटर ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग से छूट गया हो, और जैसा मैंने पहले भी कहा कंप्लीटनेस के साथ कट ऑफ भी चेक कर लीजिए कि डेटर सही पीरियड में रिकॉर्ड किए गए हों, तो कंप्लीट भी हों और सही पीरियड में रिकॉर्ड किए गए। तो पहला काम क्या करेंगे, कहते हैं ऑडिटर शैल परफॉर्म कट ऑफ। कट ऑफ आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं, सो आई एम नॉट कवरिंग दिस। कट ऑफ आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स, आई होप एंड आई स्टिल फील कि आपको अच्छे से याद होगा कट ऑफ क्या होता है। सो कहते हैं क्या करना है कट ऑफ टेस्ट के नाम पर, फॉर द इनवॉइसेस issued in the invoices issued during last few days before close of the year. Say invoices issued in last 5 days before close of the year and included in debtor. वो invoices जो साल के अंतिम कुछ दिनों में इशू की गई और जिनको डेटर्स में शामिल किया गया, वहां पर क्या देखना है, ensure goods have been dispatched and not lying with company entity। तो लास्ट के 5 डेज की इनवॉइसेस एग्जामिन करिए और उन इनवॉइसेस के साथ बगल में क्या रख लीजिए, डिस्पैच लॉग, डिस्पैच रजिस्टर, और मेक श्योर कर लीजिए वो जो इनवॉइसेस हैं उनसे जो रेलिवेंट गुड्स हैं वो डिस्पैच हो गए हों, नॉट लाइंग विद कंपनी। अगली बात कहते हैं और क्या करें, कहते हैं गुड्स डिस्पैच्ड प्रायर टू पीरियड एंड। साल के अंतिम दिनों में गुड्स डिस्पैच कर दिए गए, एंश्योर दे हैव बीन इनवॉइस्ड and included in debtors। तो अगर साल के दौरान, साल के अंतिम दिनों में जहां गुड्स डिस्पैच हो गए, इंश्योर कर लीजिए कि वो क्या किए गए हों, इनवॉइस कर दिए गए हों, इंक्लूड कर लिए गए हों डेटर्स में। सर देखिए संभव है, एक चीज मैं जब ये बता रहा हूं तो याद रखिएगा, हो सकता है साल के अंतिम दिनों में गुड्स डिस्पैच कर दिए गए से 31 मार्च को, बट एट द सेम टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी दैट रिस्क एंड रिवॉर्ड मे नॉट हैव बीन ट्रांसफर्ड विद द डिस्पैच ऑफ गुड्स। शायद डिस्पैच के एक दिन बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो, यानी 1 अप्रैल को। आई थिंक दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, इसको लेके हम कोई डिस्प्यूट ना करें, पर it is essential that our understanding should be proper। हर बात लिखी हुई सही हो जरूरी नहीं होता है, कम से कम हम अपने कंटेक्स्ट को सही रखें। तो जहां पर कह रहे कि गुड्स प्रायर टू एंड ऑफ ईयर डिस्पैच किए गए, वो डेटर्स में शामिल हो, इनवॉइस किए गए। और क्या करना है, कहते हैं सेलेक्ट few invoices, check and examine them with supporting documents। कुछ इनवॉइस ले लीजिए ऑन टेस्ट चेक बेसिस, examine few invoices on sample basis, examine few invoices on test check basis and examine them with supporting documents to ensure they have been billed
with correct amount to correct customers and on correct dates. तो सर आपके पास शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, क्योंकि गुड्स अगर शिप किए गए या लॉरी रिसीट होगी, बिल ऑफ लेडिंग, शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स, लॉरी रिसीट्स होंगी, रेलवे रिसीट होगी. ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ इनवॉइसेस को कंपेयर करिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो सही अमाउंट में बिल किए गए, सही कस्टमर को बिल किए गए और सही डेट पर बिल किए गए. देखिए ये बात भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि कतई ये जरूरी नहीं है कि इनवॉइस डेट पर ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ हो, राइट. सो इसीलिए अगला स्टेप करना बहुत जरूरी है. कहते हैं क्या कर लें, मैच इनवॉइस डेट विद शिपमेंट डेट एज पर शिपमेंट लॉग और डिस्पैच लॉग. To ensure transaction has been recorded in correct period, right? This is also essential. और सर क्या करें, एक काम बहुत जरूरी. कहते हैं साहब रिव्यू रिसीविंग लॉग. रिसीविंग लॉग क्यों मेंटेन हो रहा है? अगर कस्टमर से कोई रिटर्न आ रहा है तो इस लॉग में उस रिटर्न की एंट्री होगी. तो रिव्यू receiving log maintained by entity to see whether inordinate large amount has been received by the entity after the end of period. क्या कोई बहुत बड़ा अमाउंट कस्टमर रिटर्न का आया है? क्या बहुत बड़ा कस्टमर से रिटर्न आ गया? सो रिव्यू receiving log to see whether it records inordinate large amount of customer return. If it is so, there is a possibility that larger value of goods have been shipped before end of the year, then actually authorized by customer to inflate the profits. अगर बहुत बड़ा रिटर्न साल के अंत में, साल खत्म हो गया उसके बाद कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा कस्टमर रिटर्न आ रहा है, इनऑर्डिनेट एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न इज रिसीव्ड, देयर इज पॉसिबिलिटी कि शायद एंटिटी ने लार्जर अमाउंट, लार्जर वैल्यू के गुड्स, लार्जर गुड्स शिप कर दिए देन एक्चुअली ऑथराइज्ड बाय कस्टमर. और ऐसा क्यों किया होगा एंटिटी ने? टू इन्फ्लेट द पेमेंट, टू इन्फ्लेट द प्रॉफिट्स. सो जरूर रिसीविंग लॉग भी जरूर देख लिया जाए. क्रेडिट नोट्स इशू किए जाते हैं, क्रेडिट मेमोज इशू किए जाते हैं जहां पर डिस्काउंट देना या कहीं पर शॉर्टेज वगैरह हो जाए. सो रिव्यू क्रेडिट मेमोज issued during the period on sample basis to ensure all such credit memos are duly authorized. Also review those credit memos which have been issued after the end of reporting period. 31st मार्च के बाद कुछ क्रेडिट मेमोज इशू हुए. टू एंश्योर, क्यों रिव्यू कर रहे हो इन क्रेडिट मेमोज को? टू एंश्योर दे रिलेट टू सेल ट्रांजैक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड वेयर एनी डिडक्शन इज मेड अगेंस्ट द बिल, ascertain its reason and also check the correspondence.
अगर मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं और फिर मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूं, तो क्रेडिट दे रहा हूं, कोई वजह होगी, शायद कुछ गुड्स डैमेज हो गए हों पहुंचते पहुंचते, या उस क्वालिटी के गुड्स ना हो, डिटीरिएट कर गए हो, जो भी रीजन हो, जिस भी वजह से क्रेडिट मेमो इशू किया जा रहा है, उस रीजन को रिव्यू करिए। और जब क्रेडिट मेमो इशू होता है तो करस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्टीज तो होता ही है, उस करस्पॉन्डेंस को भी जरूर रिव्यू कर लीजिए। वन मोर पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू कवर, बिल एंड होल्ड सेल्स। Sir, what is this sale? Where goods have been already billed, but dispatch is delayed. यानी एक तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड तो पास कर दिया, पर उन गुड्स का डिस्पैच नहीं हुआ। कहते हैं एसएस, बिल एंड होल्ड सेल्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू एंश्योर सच रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन एक्चुअली टुक प्लेस। वास्तव में ये ट्रांजैक्शन हुए हों, ये वेरीफाई जरूर कर लीजिए। नाउ विद दिस द कंप्लीटनेस पार्ट इज ऑल्सो फिनिश्ड। तो एक बार चाहिए तो फिर से कंप्लीटनेस का पार्ट इस वीडियो में दोबारा पढ़िए, दोबारा देख लीजिए, एंड देन गो टू योर मॉड्यूल और इमीडिएटली ये काम करिए। ठीक, फिर मैं थर्ड एस्पेक्ट लेता हूं, दैट इज वैल्यूएशन। ओके सर, नाउ मूविंग टू वैल्यूएशन पार्ट। तो कहते हैं पहली बात, पहला काम क्या करना है, रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय एंटिटी टू ड्राइव So review the process followed by entity to drive allowance for doubtful debts। तो सर डाउटफुल डेट्स के लिए अलाउंस प्रोविजन क्रिएट करना है। पता करिए कौन सी एंटिटी प्रोसेस फॉलो कर रही है टू मेक एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके लिए क्या करें, कहते हैं कंपेयर द मेथड फॉलोड इन करंट ईयर विद दोज फॉलोड इन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में क्या मेथड फॉलो करके अलाउंस बनाया जा रहा है डाउटफुल डेट्स के लिए, कंपेयर दैट मेथड विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर एंड ऑल्सो वेरीफाई, रिव्यू whether method is reasonable or not। ठीक, so this is important, review the process followed by entity to prepare to drive allowance for doubtful debt, and this includes consistency comparison with the method followed in current year with that of preceding year। सिंपल भाषा में, review the process followed by entity to prepare allowance for doubtful debt, and that includes comparing the method followed in current year with that of preceding year, and also ensure method is reasonable, right? फिर कहते हैं obtain aging report of accounts receivable split between not currently due, 30 days old, 30 to 60 days old, 60 to 180 days old, 180 to 365 days old,
and then more than 365 days old. ठीक, जब ये आपको एनालिसिस मिल जाएगी तब क्या करोगे? देन फिर क्या करना है? स्क्रूटिनाइज दिस एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज डेट्स विच अपीयर डाउटफुल. अब सर, अगर हमको डेटर्स हमारे सामने एज वाइज प्रस्तुत कर दिए जाएं, ये डेटर्स का बैलेंस नहीं ड्यू है, अभी उसका पेमेंट का समय नहीं आया, ये 30 दिन पुराना बैलेंस खड़ा है, ये 60 दिन पुराना बैलेंस खड़ा है, ये 180 दिन पुराना बैलेंस खड़ा है, ये 365 दिन पुराना बैलेंस खड़ा है, ये बैलेंस 301 साल से ज्यादा अवधि हो चुकी, 2 साल से बैलेंस आउटस्टैंडिंग खड़ा, कस्टमर पे नहीं कर रहा. तो when we scrutinize this analysis, we can identify those debtors account receivable which appear doubtful, right? And discuss with the management why provision has not been made in respect of those debts. और सर क्या करना है? बिल्कुल सर ये वैसा ही है जैसा आपने लोन एडवांसेस में पढ़ा था. कहते हैं और क्या कर लीजिए? प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑफ बैड डेट्स. दैट इज, इस शेड्यूल में क्या होगा? बैड डेट्स प्रोविजन, अकाउंट एंड राइट ऑफ्स. तो जब ये शेड्यूल मूवमेंट बनता है, डेटर का बैलेंस, फिर प्रोविजन बनाया गया, फिर राइट ऑफ किया गया, ठीक, ऑब्टेन दिस और प्रिपेयर दिस शेड्यूल. और क्या कर लीजिए? एंड कंपेयर प्रोपोर्शनेट ऑफ बैड डेट एक्सपेंसेस टू सेल्स ऑफ करंट ईयर. क्या कर कंपेयर करिए? बैड डेट्स को लेकर जितने लीगल एक्सपेंसेस या कोई अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर हुए, अगर कोई अकाउंट बैड डेट्स हो जाए, कोई कस्टमर बैड हो जाए, तो हम उसको नोटिस भिजवाते हैं, वकीलों की, एडवोकेट की सहायता लेते हैं, उनकी फीस पे करते हैं, एंड देयर में बी सम अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड कुरियर सर्विसेज. सो ऑल एक्सपेंसेस. तो बैड डेट एक्सपेंसेस टू सेल्स ऑफ करंट पीरियड हमें कंप्यूट करना है और कंपेयर करना है विद दैट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर. कंपेयर proportion of bad debt expenses to sales of current year and compare it with that of prior period to ensure current year's bad debt expenses are reasonable, right? This is also important. और सर क्या कर लें? कहते हैं obtain list of debtors under litigation and compare it with that of prior पीरियड. इसको प्रायर पीरियड से कंपेयर करिए, ठीक. और सर एंश्योर एवरी राइट ऑफ डेट इज ड्यूली ऑथराइज्ड. बिना अथॉरिटी के कोई बैड डेट्स राइट ऑफ नहीं किया जाएगा. सो सर विद this valuation part is also finished. So जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे ही मैं अकाउंट रिसीवेबल खत्म करता हूं, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जैसे ही ये प्रिपेयर हो, कुछ और नहीं करिएगा, तुरंत अकाउंट्स पेबल पे चले जाइए, और जितने पॉइंट्स मैंने यहां पर कवर किए हैं विद सम माइनर मॉडिफिकेशन वहां पर कवर्ड है, उनको एक बार रिव्यू कर लीजिए
एंड अगर आपको फिर भी मेरे सहयोग की जरूरत है, आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन अकाउंट्स पेबल एज वेल, पर डू इट योरसेल्फ ज्यादा बेहतर। वन मोर थिंग सर, आई हैव ऑल्सो कवर्ड पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका भी वेरिफिकेशन मैंने कवर किया, यानी फिक्स्ड एसेट आप कह सकते हैं। बिल्कुल सेम लाइंस पर इंटेंजिबल एसेट का भी है। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जानते क्या काम है, पहले अकाउंट रिसीवेबल खत्म करिए, साथ में पेबल अच्छे से पीपीई कवर कर लीजिए। जैसे ही वो कवर होगा इंटेंजिबल ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, राइट? सो इफ रिक्वायर्ड आई विल पोस्ट वेरिफिकेशन ऑन इंटेंजिबल, बट एट द सेम टाइम मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पीपीई का वीडियो देखने के बाद, इस डेटर्स का वीडियो देखने के बाद आप बाकी काम बहुत आराम से कर लेंगे। सो कीप स्टडिंग हार्ड और अच्छे से काम करते रहिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू आस्क मी ईदर ऑन माय व्हाट्सएप अकाउंट और ऑन सम वेब चैट, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, चिल पिल, सी यू।